नमस्कार। इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ डॉक्टर जी एस मिश्रा, एक्सपर्ट इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज और जुडिशरी सर्विसेज के एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए आपसे चर्चा के दौरान आज संवाद के रूप में प्रस्तुत हूँ। एक लेक्चर आपसे मेरा संवाद के रूप में हुआ है। आई हैव पॉइंटेड आउट स्पेशली वन लेक्चर कंसर्निंग इंग्लिश विच इज़ वेरी रिलायबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन और जुडिशरी सर्विसेज। घबराइएगा मत, बहुत हिसाब से पढ़ाएंगे, बहुत इत्मीनान से इजी वे में लेकर चलेंगे इस पॉइंट्स को लेकर के। और जिनमें से इंग्लिश का जो प्रोसीजर है, किस प्रकार से आपके जुडिशरी सर्विसेज में उसकी संभावनाएं बनती हैं, क्या पढ़ना है आपको और कितना पढ़ना है, इस प्रक्रिया के तहत हम आपसे जुड़ेंगे। और इस बात का ख्याल रखते हुए कि आपको इंग्लिश को बड़े अच्छे तरीके से उस पर जानना है, चूँकि आप एक ऐसी सर्विस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं जिसमें इंग्लिश का बड़ा रोल है। रोल ऑफ इंग्लिश इज क्वाइट सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंट वन फॉर योर लाइफ एंड बेसिकली फॉर द जुडिशरी सर्विसेज। CSJ के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए ये चर्चा हमारी आपकी जारी है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये कोशिश करनी है, सोचना है आप कितना पढ़ चुके हैं इंग्लिश। इस पर हमें चर्चा नहीं करनी है, आपको पढ़ना क्या है इसी पे हमें विशेष रूप से बात करनी है। बस ये क्या, तो लेक्चर में हमारी आपकी टॉपिक पे चर्चा शुरू हो जाएगी। आप थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करिए। ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेंटेन योर इंग्लिश वेरी फ्लुएंट एंड वेरी एक्सलेंट वन। एटलीस्ट चूंकि आपको जजेस के रूप में आने पर, उस सर्विस में आने पर इंग्लिश एक बड़ी भूमिका के तहत रहेगी। अब देख रहे हैं जितनी उसमें आप जो फैसले वगैरह होते हैं, उसमें इंग्लिश की इस भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इसको ध्यान में रखते हुए ताकि आप बेहतर तरीके से अंग्रेजी पे पकड़ बना सकें, इसलिए जो कुछ देख लीजिए 200 मार्क्स के जो इंग्लिश की जो पोजीशन है उसमें रखा गया है, जिसमें आप सोच लीजिए कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज की भी भूमिका है। जान लीजिए अगर आप कॉम्प्रिहेंशन पे जाते हैं, सबसे बड़ी भूमिका ये है कॉम्प्रिहेंशन पर जाने के लिए। तो कॉम्प्रिहेंशन जो है, कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश कुछ एग्जामिनेशंस में इसकी भी भूमिका है। और कॉम्प्रिहेंशन आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं जब इंग्लिश की रीडिंग आपकी ज़्यादा हो। रीडिंग मेक द मैन एग्जैक्ट। फ्रांसिस बेकन एक बड़े अच्छे विचारक रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। उन्होंने फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज उनको कहा जाता है। उन्होंने लिखा है कि आपके अंदर काफ़ी एग्जैक्टनेस आएगी, काफ़ी परफेक्टनेस आएगी आपकी रीडिंग से। मान लो कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, उसको बार बार रिपीट इट कंटिन्यूसली, आप उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करिए, आप देखेंगे कुछ चीज़ें काफ़ी कवर करेंगी आपको और बड़ी ही बेहतर तरीके से आप उसमें अंजाम देंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन को एक जान लीजिए, इसके लिए रीडिंग आपको पर्याप्त रूप से लगानी पड़ेगी। और रीडिंग के लिए सबसे बढ़िया मैंने आपको बताया है एक प्रोसीजर में, पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, इसका पिछला लेक्चर वीडियो वॉच लीजिएगा, उसमें मैंने आपको थोड़ा सा संकेत किया है न्यूज़पेपर के लिए। तो रीडिंग के लिए आप न्यूज़पेपर का सहारा आप लीजिए। अब आपकी समझ में वो चीज़ें आ रही कि नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार नॉर्मल वे में आप न्यूज़पेपर को आप मेंशन करिए और मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन करके मैं एक दिन हाउ टू रीड न्यूज़पेपर इसी पर चर्चा कर दूंगा। न्यूज़पेपर को कैसे आप पढ़ा जाए। तो चूंकि उसकी जो भ्रांतियां हैं, जिस तरीके से न्यूज़पेपर में चूंकि आर्टिकल वगैरह होते, मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिक्कतें हैं स्टूडेंट्स को। जरूर न्यूज़पेपर खरीदते तो हैं, लेकिन वो उसको पढ़ने की, उसके अर्थ को समझने की पोजीशन में नहीं रहते। उसकी कई स्टेप्स हैं, जो कुछ स्टेप्स जानने के बाद आप उसके तह तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि वर्ब टू बी को इग्नोर कर दिया जाता है उसमें, जैसे ई जैम और वाजवर का काफी, जब आप आगे तो सोचेंगे कि ग्रामर का प्रयोग अच्छा दिख नहीं रहा है इस न्यूज़पेपर में। तो न्यूज़पेपर लिटरेचर इन हेस्ट इज कॉल्ड जर्नलिज्म। जो लिटरेचर को जल्दी में या हरीड लिखा जाता है उसको हम जर्नलिज्म कहते हैं, पत्रकारिता कहते हैं। तो उसमें कुछ चीजों का लोप होता है, कुछ चीजें उसमें से हटाई जाती हैं। तो इसी पोजीशन में आप देखेंगे तो अंग्रेजी को बड़े ही बहुत इजी वे में, शिद्दत से लीजिए, बहुत इजी वे में। तो कंप्रिहेंशन आपकी समझ में आएगा जब आप उसकी रीडिंग बढ़िया से लगाएंगे और न्यूज़पेपर के पॉइंट पर चलेंगे। तो उस पर भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, चर्चा हमारी आपकी जारी उस पर रहेगी। यू कैन फाइंड आउट वेरी एक्टली। और एक बात, आपको
प्रेसी राइटिंग पर भी वर्क करना होगा। प्रेसी राइटिंग जो आपके एग्जामिनेशन का हिस्सा है, प्रेसी राइटिंग। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताया कि न्यूज़पेपर किस पॉइंट पे भी है, यह भी क्रम आपका न्यूज़पेपर से मिल जाएगा। जब न्यूज़पेपर, प्रेसी राइटिंग का मतलब समझे कि समरी का मतलब भी संक्षिप्त होता है, सारांश होता है। प्रेसी का मतलब संक्षेपण या सारांश ही है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, उसकी विविधता में जाइए, वेरिएशन में, उसके दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। समरी में आप कल्पनाओं का सहारा ले सकते हैं, लेकिन लिखा जब जाता है, जैसे कोई 1000 वर्ड का पैसेज दिया गया, ओके, अ पैसेज इज पॉइंटेड आउट ऑफ 1000 वर्ड। 1000 वर्ड का अगर पैसेज मेंशन किया गया, उसमें क्या होगा, उसमें लिखा रहेगा राइट डाउन प्रेसी ऑफ द पैसेज इन 200 वर्ड्स। यानी उस 1000 वर्ड के पैसेज को आपको केवल 200 वर्ड्स में उसकी प्रेसी लिखनी है। 200 वर्ड्स का मतलब समझ रहे हैं कि इसका मतलब 202 ना हो या 199 ना हो, एग्जैक्ट 200। हाँ, एक या दो वर्ड को इग्नोर कर दिया जा रहा है, लेकिन उसमें अगर ज्यादा आपने बढ़ाने की कोशिश की तो आपके लिए निगेटिव रिपुटेशन आपकी बनेगी एग्जामिनेशनर के नजर में। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब प्रेसी इस प्रकार की होगी, उसकी अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है। उस पर हम चर्चा से करेंगे, उस पर भी लेक्चर देंगे, उस पर प्रैक्टिस करा दी जाएगी। तो कुछ उस पॉइंट्स पे आप प्रेसी राइटिंग पे भी आ जाएंगे। क्लियर है? ये चीजें आपको पढ़ लेनी होगी वेरी सिंपल वे में, यू कैन गेट इट वेरी एग्जैक्टली एट ऑल। और इसके बाद में जो भी भूमिका है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की, और ट्रांसलेशन की बुनियाद क्या है? ट्रांसलेशन में हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये दोनों पैसेज से आपका मुकाबला होगा। इंग्लिश टू हिंदी, राइट? You have to face the target of both passages, Hindi to English and English to Hindi. It is very quite important and significant model, significant role. Clear? तो इस तरीके से, और मैं आपको इस स्तर पे बनाना चाहता हूं कि आप उधर से पढ़ते जाएं और सीधे आप जैसे कोई इंग्लिश में बोल रहा है, आप सीधे उसका लाइव ट्रांसलेट करते जाएं, उसका तर्जुमा करते चले जाएं, ट्रांसलेशन करते चले जाएं। जैसे एक आत्मकथा है ब्रूकर टी वाशिंगटन साहब की, जो निग्रो राइटर हुआ करते थे, उन्होंने लिखा है अपनी आत्मकथा में। हम उनके सम्मान, उनके लाइनों को सम्मान देने के लिए बात कर रहे हैं आपसे, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल, जो संघर्ष किया अपनी स्टडी में। वन डे व्हाइल एट वर्क इन द कोल माइन, I happened to hear two miners talking about great school for colored people somewhere in Virginia. This was the first time that ever heard kind of college more that was more pretentious. देखिए, अब आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं बड़ी स्पीडली बोल गया, आप सोचेंगे लेकिन आपको फेस तो करना ही ना। आपको जब जज बनने का रुतबा आपको रखना है, जुडिशरी सर्विसेज में जानी है, तो क्या क्या चीजें करनी है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और फॉलो इट, अब कैसे करेंगे, जिम्मेदारी आपकी है और मेरी भी है, मैं बताऊंगा आपको इस तरीके से करना है। यू हैव टू फेस इट वेरी डायरेक्टली। अब देखिए, अब इसी बात को, वन डे व्हाइल एट वर्क इन द कोल माइन आई हैपन टू वरी इट टू माइनस टॉकिंग अबाउट ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल्स इन वर्जीनिया। एक दिन कोयले की खान में कार्य करते वक्त मैंने दो खनिकों से एक बड़े विद्यालय के बारे में अश्वेत लोगों के सुना। This was the first time that I ever heard any kind of college that was more pretentious. यह जीवन में पहली बार था कि मैंने किसी भी विद्यालय या कॉलेज के बारे में सुना था जो इतना आकर्षित करने वाला। अब देखिए वही बात हो, पहली बात ध्यान रखिए, ट्रांसलेशन किसी भाषा का दूसरे भाषा में एग्जैक्ट वही नहीं होना है। अब आप परेशान न होइएगा, क्योंकि सोच रहे हैं कि तुरंत कैसे आएगा। ये मैं बता रहा हूँ कि इस लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू मेंटेन दिस लेवल ट्रांसलेशन का। मैं छोटे छोटे प्रयोगों पर चलूंगा आगे, आपके भी आगे टॉपिक वाइज हम लेकर के उसको मेंशन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वी शैल प्रोसीड फर्दर। उस पॉइंट को ध्यान में रख करके आपसे बात की जाएगी। लाइव में आपसे जुड़ा हूँ इस समय, और अधिक से अधिक आप कोशिश करिए अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि जानते क्या, उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। इंग्लिश आपकी आज जरूरत है, आपकी आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को महसूस कीजिए। ट्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। देख रहे हैं, और खास तौर से यही नहीं करना पड़ेगा
जब आपको जुडिशियल सर्विसेज में जानी है तो डेफिनेटली आपके प्रोनाउंसिएशन पे, आपके तमाम प्रकार के आपके बोलने पर, तो आप आज से ही प्रयास करिए। आप कुछ पेजेस आप बोल करके कोशिश करिए, स्पीकिंग करते हुए पढ़ें उसको, और कोई एक पैसेज टच कीजिए। इसी मैंने न्यूज़पेपर को मेंशन किया कि कम से कम नहीं तो आपके पास न्यूज़पेपर अगर रहे तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, उसको कुछ पढ़ लेंगे। वो पढ़ेंगे तो एक आइडिया आपकी बनेगी। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को टच कीजिए और उसकी रीडिंग लगाइए, रीडिंग अब बोल करके प्रयास करिए, ठीक है। एक कोशिश है आपकी होगी। आगे के क्रम में हम आपसे बात कर रहे हैं, देखिए क्या करना है। एक तो सिलेबस में आपकी चीज है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये दोनों क्रम को लेकर के आप पढ़ेंगे। फिर कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स पे ऐसे जो लिखने के लिए भी बातें हैं, तो ऐसे पर भी हम उस पॉइंट को चलेंगे। जब इस क्रम को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, यू कैन गेट दैट। सो मैं आपको जो न्यूज़पेपर की भी बात बताए, तो उससे आपकी वर्ड मीनिंग, आपको वर्ड पावर बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगा। यू कैन प्रिपेयर योर वर्ड पावर। और किसी भी लैंग्वेज के लिए वर्ड पावर की बड़ी अच्छी भूमिका है। देखिए मैं हल्का सा संकेत कर, फिर उसके बाद में कुछ और एग्जाम्पल देकर के आपसे बात कर रहा हूँ। फिर टॉपिक वाइज हमारी आपकी चर्चा होगी। अभी काफी विद्यार्थी उससे जुड़ेंगे ताकि उनका सिलेबस या उनकी चीजें छूटने न पाए, इस वजह से मेरी कोशिश है। देखिए तो कंप्रिहेंशन में ये तो मैंने संकेत किया था। देखिए जब न्यूज़पेपर, आप कोई भी न्यूज़पेपर आप टच करेंगे तो देखिए दो वर्ड, एक मैंने कई बार संकेत भी किया है, अगर आप मेरे कुछ वीडियो देखेंगे उसमें हो सकता है आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको बताऊं जैसे लिखा हुआ है, यू कैन जैसे क्राउड है, ओके, और रश है, मॉब है, ये तीनों जो वर्ड अभी संकेत किए गए हैं, चाहे आप द इंडियन एक्सप्रेस खोलें, चाहे आप द टाइम्स ऑफ इंडिया टच करें, चाहे आप द हिंदू, उन सब में आपको ए वर्ड रोज मिलेंगे। अब देखिए इनके प्रयोग की पोजीशन क्या है। जब आप उसको पढ़ेंगे, उसकी आइडियोलॉजी जान लेंगे, उस क्राइटेरिया समझ लेंगे, तो डेफिनेटली आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे है। क्राउड, क्राउड का मतलब क्या है, भीड़ है, ओके, भीड़ की इंग्लिश है। इसलिए मैं प्रेरित कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू इंस्पायर यू टू रीड न्यूज पेपर, इज बिकॉज थ्रू दैट you maintain your you may maintain your English very exactly and in perfect model। इसके माध्यम से आप अंग्रेजी अपनी बेहतर कर सकते हैं, एंड योर वर्ड पावर सेल बी मेंटेन्ड। आपको वर्ड पावर जो है वो मेंटेन होता चला जाएगा, जो कई विविध प्रकार के शब्दों की स्थिति उसमें आएगी। दोनों भाषाओं पे बड़ा अच्छा सा नियंत्रण होने की जरूरत है। अगर आप, चूंकि हिंदी और इंग्लिश इसमें दोनों का पॉइंट है ना, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, दोनों क्रम में आपको आगे बढ़ते रहना होगा। अब देखिए, अब क्रम में क्राउड का मतलब भीड़ है, और रस का मतलब भी भीड़ है, मॉब का मतलब भी भीड़ है, लेकिन ये तीनों जो वर्ड हैं अलग अलग भीड़ की इंग्लिश है। एक क्राउड जो है ऐसी भीड़ है जैसे मान लो 20 लोग बैठे हैं एक जगह है, और वो क्या हो गई, वो भीड़ है। लेकिन वही 20 लोग, अगर मान लो मेरे दफ्तर में, मेरे ऑफिस में 10 लोगों को बैठने की जगह है और 20 लोग आ गए, तो क्या हो गया, वो हो गई कशमकश, वहां पे हो गया। तो अनुपात से अधिक भीड़ को हम रस कहते हैं। अनुपात से अधिक भीड़, अनुपात से अधिक भीड़, वो क्या हो गई, वो रस हो गया। तो ऐसी पोजीशन में दिक्कतें आने लगेगी। फिर आगे देखिए, अब यही रश, यही क्राउड रश हुआ, और यही क्राउड मॉब कब बन जाएगा, जब लोग कोई उपद्रव करने लग जाए, आपकी बात बिल्कुल न माने और अफरा तफरी सी मच जाए, तो ऐसी स्थिति में इसको हम कहते हैं अनियंत्रित भीड़। अनियंत्रित भीड़ को हम मॉब कहते हैं। ये तीनों की प्रक्रिया को आप बेहतर तरीके से समझ लीजिए। तो जब न्यूज़पेपर आप टच करेंगे, तीन चीजों से सामना आपका होगा, डेफिनेटली यू कैन हैंडल इट। यस गाइस। तो और सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, उसको भी आप बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करें। इससे बहुत ही अच्छी इंग्लिश की एक पुनरावृत्ति आपकी होती जाएगी, एंड यू कैन मेंटेन दैट। सो क्लियर ना।
कहीं कहीं कुछ जगहों पे कुछ एग्जामिनेशंस में जुडिशरी में भी आपके ग्रामर पोर्शन की भी पोजीशन बनेगी। तो ग्रामर में कुछ देखिए, अब कभी कभी क्या होता है, लिखा होता है जनरल इंग्लिश, यानी आपका हर जगह पॉइंट क्या है, एक जनरल इंग्लिश की स्टडी आपको होनी ही चाहिए। जनरल इंग्लिश, अब जनरल इंग्लिश और इट्स यूसेस लिख दिया जाएगा, जनरल इंग्लिश एंड इट्स यूसेस। अब यूसेस में क्या होगा, अब जितने ग्रामर का प्रोसीजर है सब आ जा रहा है उसमें। ओके, तो कॉमन जानकारी आपको एक जनरली आपको होनी चाहिए, उसको भी आप ले लें। जैसे पार्ट्स आपकी स्पीच की भी थोड़ा सा स्टडी आप अपने स्तर पे ही करने की कोशिश करिए। कोई एक जनरल इंग्लिश की बुक से, कोई जरूरी नहीं कि कोई मैं आपको कोई बुक प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ उसके माध्यम से करिए। पार्ट्स आपकी स्पीच में है, उससे चूंकि सही प्रयोग करने की स्थिति आपकी आएगी। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, ओके, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, इस प्रकार के, और इंटरजेक्शन लाइक का रोल आपको नहीं मालूम पड़, लेकिन कहाँ कहीं कहीं प्रयोग में स्थिति आएगी। अब जैसे कोई सेंटेंस आपको मेंशन कर दिया गया, अब जैसे यहाँ पे वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच। जरा सेंटेंस की गतिविधि को समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा, सेंटेंस पे, वाक्य पे। अब हुरा वी हैव वन द मैच, यह सेंटेंस है। कभी कभी दे दिया जाएगा एग्जाम में जहाँ ग्रामर थोड़ा सा टच होता है, तो हुरा दे दिया गया, इसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि हुरा जो पिक आउट द पॉइंट ऑफ अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड दिया गया है वो किस प्रकार का वर्ड है, ये किसमें संकेत में होता है। हुरा का मतलब ये ग्रीफ में यूज होता है, या नंबर बी जॉय है, या नंबर सी ब्रेव, या यू कैन से प्रेज है, या नंबर डी नन ऑफ देम, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कभी इस प्रकार की चीज सामान्य ढंग से समझने की बात मैं कर रहा हूं कि सेंटेंस की जरा समझ। तो जब कभी भी ध्यान रखिए कि सेंटेंस की जो बुनियाद है, ये जहां पे आपके सेंटेंस में आश्चर्य नजर आए, आश्चर्य यानी सरप्राइज, बहुत ही आश्चर्य, क्या हो गया, सरप्राइज हो गया। आनंद नजर आए, या सुख की परंपारिक स्थिति नजर आ जाए यानी जॉय नजर आए, या प्रशंसा बहुत हो जाए यानी प्रेज, प्रेज, ऐसी चीजें अगर दिखाई पड़ जाए तो जान लीजिए वो सेंटेंस आपका विस्मयादि बोधक होता है। उसको हम हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, और इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस उसको कहा जाता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, बहुत ध्यान से समझिए, ओके। क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में जैसे ट्रांसलेशन का पैसेज आया तो उसमें इनकी बहुतायत होगा। जैसे कोई ऐसी चीजें बहुत आश्चर्य की बात आ गई, उसमें आपको फुल पॉइंट लिखना पड़ेगा, उसको आपको देना पड़ेगा, उस प्रकार की गतिविधि पे आपको जाना पड़ेगा। दैट्स मेन रिमार्क, आई थिंक सो। अब देखिए जरा गतिविधि को समझने की कोशिश करिए। तो अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अब इसमें क्या चीजें होती, किससे क्या बनता है, देखिए हुर्रा से क्या प्रतीत होता है। अब इसके पूरे समीकरण को समझ लीजिए, हुर्रा से क्या होगा, जॉय, और आस से क्या होगा, शारो। अगर आपके सेंटेंस में व्हाट, ए और हाउ का अगर प्रयोग है तो जान लीजिए क्या है, वो सरप्राइज है, वो सरप्राइज है। और जहां पे आपके ब्राउ वर्ड है यानी ब्रेव जो आप पढ़ते हैं वो किसका प्रतीक है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ दिस एट ऑल, यह पेज का प्रतीक है, प्रशंसा या अपलाड का प्रतीक है। अब देखिए वर्ड पे समझने की कोशिश करिए, उसके उसकी पूरी गतिविधि पे जानने की जरूरत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन टू नोटिस। अब देखिए, तो अब आपको खुद ही आइडिया लग गई
एक हल्का सा संकेत करने के बाद आपको मालूम पड़ गया कि किस प्रकार का ये सेंटेंस है। ओके, अब आप क्या तो वेट, ऑलराइट गाइस, ओके गाइस, जस्ट इट इज गोइंग ऑन, ऑलराइट। अब इस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आ गया था, अभी हम आगे बढ़ा रहे हैं इस क्रम को। दैट्स ओके, दैट इज ऑलराइट, ओके ओके, चल रहा है, अभी चलने दीजिए, दैट्स ओके। तो ऐसे क्रम में गाइस देखिए, मैंने आपसे अभी इस क्रम में जाते हुए यस आई थिंक सो, जस्ट वेट, एक हल्का सा संकेत, थोड़ा सा इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट है, हम अभी 1 मिनट में फिर शुरू करें, जस्ट ऑलराइट। यस एवरीबॉडी, ओके। तो चलते हैं इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए, वी आर जस्ट गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। और इस क्रम में अभी हम लोगों ने जो इलाज किया, तभी मैंने आपको जो यहाँ पे सेंटेंस मेंशन किया हुआ है, हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब आपको ये जानना है कि किस प्रकार का सेंटेंस है, आप खुद इसका आंसर बता देंगे इजी वे में, क्लियर। तो चूंकि मैंने बताया आपको, हुर्रा है जॉय का प्रतीक है, एलास है दुख का प्रतीक है, व्हाट और हाउ है तो सरप्राइज है, और ब्राउ है तो ये आपका शाबाशी है या प्रशंसा है, अपलाड है। इस प्रकार से हम उसको संकेत के रूप में मेंशन करते हैं, क्लियर। अब देखिए जरा क्रम को, तो अब आप देखिए इसका आंसर लेने की कोशिश करें। आपको मालूम पड़ गया, हो रहा वर्ड दिया गया, ऑप्शन कौन सा है, नंबर बी इज द राइट चॉइस, यानी जॉय के रूप में आप इसी सेंटेंस को लेंगे। और एक्सक्लामेटरी मार्क रहेगा, ध्यान रखिए, जब हुर्रा पर आपने एक्सक्लामेटरी मार्क लगाया है, तो सेंटेंस जब आगे बढ़ेगा तो उसमें केवल फुल स्टॉप आगे हो, आगे एक्सक्लामेटरी मार्क नहीं रहेगा। वैसे जब भी सेंटेंस आपका आएगा तो एक्सक्लामेटरी मार्क रहेगा, एक्सक्लामेटरी मार्क लास्ट में ही रहता है, लेकिन जब हुर्रा आ गया, एलास आ गया, अब जैसे मान लीजिए सेंटेंस से क्या है, जैसे दे दिया गया एलास, एलास शी डाइड सो यंग, एलास शी डाइड सो यंग, ये सेंटेंस है। अब ये भी क्या है, एलास किसका प्रतीक है, एक ग्रीफ का है, दुख का है। तो जो कभी भी ये चीज आएगी आप उसको उसमें लेंगे। लेकिन किस प्रकार का सेंटेंस हुआ, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हुआ, बहुत इजी वे में आप समझते जाएंगे, और इंग्लिश हम उसको बहुत ही आसानी से लेकर के आपको आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, इस प्रकार के कई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हमारे स्टूडेंट थोड़ी सी जानकारी के अभाव में उनसे मिस्टेक हो जाती है। अब देखिए जरा, ये जैसे सेंटेंस आपका इसी क्रम में है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क, अब ये सेंटेंस जो है किस प्रकार का है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आगे ही दिया गया, 4 ऑप्शन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बिल्कुल बिना सभी परेशान हुए भी कुछ टॉपिक पे हम नहीं चले, अभी एक कॉमन एक एरर कॉमन एक जानकारी की बात पे हमारी चर्चा चल रही है, ताकि आप इंट्रोड्यूस हो जाए इंग्लिश से। इंग्लिश जो आप समझते हैं कहेंगे बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत आसानी से इसके कुछ ग्रामर की टेक्निक को आप जानना होगा, और थोड़ा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ। और एक लिखा भी गया है, आप देखते हैं, पेशेंस यूजुअली विंस इन द एंड, धैर्य की अंत में विजय होती है, ये बात ध्यान से समझ लीजिए। और हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, सफलता का रहस्य परिश्रम ही है। तो मे यू लिव लॉन्ग, ये 4 ऑप्शन इसके दे दिए जाए।
जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन नंबर बी असर्टिव सेंटेंस, बहुत इजी वे में समझें। नंबर सी ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और नंबर डी डिक्लेरेटिव। अब देखिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम आपके बहुत बड़े उस गंभीरता पर नहीं जाएंगे, परेशान बिल्कुल ना होइएगा। हम बहुत इजी वे में ग्रामर के पोर्शन को लेकर चलेंगे और ट्रांसलेशन मेन आपका गतिविधि है। ये तो एक संकेत के रूप में आपको बताने की मैंने कोशिश की है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट स्पेशली टू टेल यू सिंपल वे ऑफ इंग्लिश। अब देखिए, तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? ऑप्शन नंबर, कुछ लोग बैठे हैं बताना चाह रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने ये बताया है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। और दर्शक दीर्घा में कुछ लोग और बैठे हैं। कौन सा ऑप्शन लग रहा है? ऑप्शन ए आपने भी बताया, यस। अभी किसी ऑप्शन से आप सेटिस्फाई नहीं है, बता रहा हूं, जैसे आई एम टेलिंग यू। देखिए, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, तो मैंने अभी आपको जिक्र किया एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है, तो निश्चित रूप से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की भूमिका बनती है। लेकिन मैक्सिमम लोग एक्सक्लेमेटरी लगाते हैं, लेकिन ये गलत जवाब है। इट इज रॉन्ग आंसर। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब आपके वाक्य में शुभकामना हो, यस, यानी विश अगर हो, और श्राप वगैरह हो, कर्स जिसे कहते हैं, जैसे कहा जाता है ना कि मे यू ऑल गो टू हेल, मे यू ऑल गो टू हेल। अब देखिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क आगे है, और ईश्वर से प्रार्थना अगर है, ईश्वर से प्रार्थना। अब देखिए, तीन चीजें बहुत ध्यान समझिए। अगर है इस प्रकार के सेंटेंस को, देखिए बता रहा हूं, यानी प्रेयर, अगर प्रेयर हो, ओके, प्रार्थना हो, यानी ईश्वर से प्रार्थना हो, प्रे टू गॉड, यस, अगर प्रेयर इस प्रकार की हो, तो इस प्रकार के वाक्य को कहते क्या है, पहले समझ लीजिए। जहां भी शुभकामना, सेंटेंस से आपको मालूम पड़ जाएगा ना कि शुभकामना है, सेंटेंस का आपको मालूम पड़ जाएगा ये आपका कोई श्राप की पोजीशन है, और सेंटेंस से ही आपको मालूम पड़ जाएगा ये सेंटेंस ईश्वर से प्रार्थना है। ये तीन प्रकार की चीजें अगर जहां पे दिख जाएं, तो जान लीजिए उस प्रकार का सेंटेंस जो होता है वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाची वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जस्ट वेट, यस, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्य को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्शन तो दे दिया गया, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी मार्क को देख करके आपने उसको ए आपने लगा दिया तो गलत हो जाएगा। समझने की कोशिश करिए उस पॉइंट्स को। तो ये आपका आंसर जो है, आपका ये ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑप्शन नंबर सी है। ओके, ये थोड़ा सा मैंने ग्रामर के सिंपल प्रयोग को देखने की कोशिश की है। आगे टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे लेकर, आज थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के रूप में कुछ लेकर चलेंगे इधर, तो आप उससे जोड़ने की कोशिश करें, अपने आप को सहेजने की कोशिश करें। यू कैन मैनेज इट वेल। ओके, हमने शुरुआत कर दी। हम केवल देखिए, हम एक वसुंधरा जाने और आकाश जाने, हम तो केवल बीज डालते रहेंगे, छींटते रहेंगे ऐसे जहां जम जाए वो। ओके, तो आप प्रयास करिएगा, अब जहां भी हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लीजिए और बड़े इत्मीनान से तुरंत समझ में आ जाएगा। अब आपसे गलती इस प्रकार के सेंटेंस में नहीं होगी। अब मे यू बिलोंग किस प्रकार का सेंटेंस हुआ? ऑप्टेटिव। मे यू ऑल गो टू हेल, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ऑप्टेटिव। बहुत आसानी से आपको मालूम पड़ गया। कभी कभी इस प्रकार के, ये जान लीजिए कुछ ऐसे जो इस समय एग्जामिनेशन हो रहे हैं, उनमें इस प्रकार के सेंटेंस की मैं देख रहा हूँ बड़ी अधिकता है, और स्टूडेंट्स हमारे काफी गलत करके उसमें से आते हैं। थोड़ा जानकारी के अभाव में, थोड़ा सा थोड़ा सा रुचि न लेने की वजह से भी ये चीजें उनको प्रभावित कर जाती हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए
इन चीज़ों पे और इस पर थोड़ा सा वर्क करिए, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर जाएंगे। क्लियर गाइस? अब देखिए, जैसे मान लीजिए, देखिए यह सेंटेंस है, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। ओके, सच भी है, और इसके लिए बहुत ही परिश्रम की आवश्यकता होती है। जहां भी भौतिकवादी का इंडस्ट्रियलाइजेशन और तमाम चीजें होती हैं गाइस, दुनिया के ऐसे तमाम देश जो इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिए और दुनिया में उनकी शाबाशी और वाहवाही हुई, लेकिन अपने आप को उन्होंने हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप को दिक्कत में पाया है। लेकिन जो कृषि प्रधान देश रहे हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह और तमाम प्रकार की मान्यताओं की भूमिका रही है, उनकी स्थिति आज भी बेहतर है। अमेरिका, कनाडा, अमेरिका और इसके बाद में ब्रिटेन जैसे देश जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के तमाम स्थिति में दौर में जरूर आगे बढ़े। देखिए, इस प्रकार के पैसेज आपको आएंगे ना, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। लंबे लंबे पैसेज की भूमिका भी रहेगी आपके ट्रांसलेशन की, इसलिए मैंने चर्चा की। तो जो, लेकिन जो ऐसे देश रहे हैं जिन्होंने बिल्कुल ही मानवता को तरजीह दी है, ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल, वहां पे दुनिया में देख रहे हैं बहुत ही उनकी इज्जत है और उनकी बात सुनी जाती है। आप जिस देश के हैं, आप बड़े गौरवशाली और भाग्यशाली हैं, नो डाउट। को कहीं न कहीं हर देश में आप की इज्जत है और बड़ी पूंछ है आपकी, और कहीं न कहीं आपको इन चीजों से बड़ा अच्छा सा दायरा मिलता है। अब देखिए, जैसे सेंटेंस है मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, एक सेंटेंस साइज होता है एसर्टिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, एसर्टिव सेंटेंस, ठीक ना। और एसर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? स्वीकारात्मक वाक्य इसको कहते हैं। और इसके दो पार्ट हैं, एक अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसी का एक पॉइंट है निगेटिव सेंटेंस, ठीक ना। इसको ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, ये दो प्रकार की भूमिका में है। असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार की चीज। अब देखिए, जैसे सेंटेंस आ गया मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। अब इस सेंटेंस में, अब देखिए, अगर ये कहा जाए, क्योंकि अफर्मेटिव तो नहीं है, ये चार ऑप्शन दे दिए गए, अफर्मेटिव दे दिया गया, अगर और असर्टिव भी दे दिया गया, एक्सक्लेमेटरी दे दिया गया, ऑप्टेटिव दे दिया गया, क्योंकि उसमें निगेटिव अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है। तो आप जान लीजिए, असर्टिव सेंटेंस, अगर इस सेंटेंस के ऑप्शन में निगेटिव नहीं दिया गया है, अगर असर्टिव लिखा गया है, तो यह सेंटेंस आपका असर्टिव राइट ऑप्शन होगा। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज को अगर चार ऑप्शन दिया गया, कि इसमें दे दिया गया असर्टिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और नन ऑफ दीज कर दिया गया, उसमें असर्टिव इज राइट ऑप्शन, भले वो नॉट लिखा हुआ है। क्योंकि असर्टिव के दो पार्ट हैं, अफर्मेटिव भी है और निगेटिव भी है। कभी कभी आश्चर्यजनक तरीके से कुछ बड़े अच्छे जुडिशरी के जहां ग्रामर वगैरह राजस्थान वगैरह में पूछा जाता है, और तमाम जगह तो वहां एक बार क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया है, जैसे इसी प्रकार का क्वेश्चन, सेम यही नहीं है, इसी प्रकार का मॉडल है। अब देखिए, ये सेंटेंस असर्टिव भी है, निगेटिव भी है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? नंबर ए एक्सक्लेमेटरी, चार ऑप्शन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑप्शन नंबर बी है डिक्लरेटिव सेंटेंस, डिक्लरेटिव सेंटेंस। ऑप्शन नंबर सी है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्शन नंबर डी है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। अब जरा इसकी भूमिका देख लीजिए, जस्ट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द सच क्राइटेरिया ऑफ दिस। देखिए गाइस,
मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज का मैंने क्या बताया कि सेंटेंस असर्टिव है, नहीं तो नेगेटिव आप दिए जाता ऑप्शन तो उसको कर देते, लेकिन ये चारों ऑप्शन में वो है ही नहीं। क्या दे दिया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे दिया गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस दे दिया गया, अपेटिव सेंटेंस दे दिया गया, इंपरेटिव सेंटेंस दे दिया गया। और चूंकि इसमें देख रहे हैं कि आप एक्सक्लेमेटरी है नहीं, चूंकि उस प्रकार की कोई भूमिका ही नहीं है। अपेटिव सेंटेंस चूंकि मैंने बताया कि भी जहां इच्छा हो, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, कोई ईश्वर से गॉड मे गॉड हेल्प यू, ऐसा सेंटेंस आ जाता अपेटिव होता है। इंपरेटिव में जहां आदेश वगैरह होता है, ऐसा आदेश की कोई भूमिका नहीं है। डिक्लेरेटिव के बारे में कोई चर्चा तो है नहीं हुआ, डिक्लेरेटिव क्या होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, असर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए मैंने आज बता दिया है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। देखिए तो एग्जामिनर क्या करता है, इसी भूमिका का फायदा उठा करके आपसे बात, ये बड़ी मैंने हिडन एजेंडा आपको बताया है, जिसमें ग्रामर की दुनिया में आपकी जिंदगी में चीजें नहीं आई होंगी। मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ इन तमाम चीजों की, क्योंकि लिटरेचर और लैंग्वेज पर बड़े लंबे समय से काम है और जुडिशरी सर्विसेज में पढ़ाते हुए भी बड़ा समय गुजरा है। तो ऐसी स्थिति में आपसे मैं इन चीजों की बारीकियों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। क्लियर? मुझे थोड़ा सा चलने वाला था दूसरी तरफ, क्योंकि ट्रांसलेशन वगैरह की तमाम भूमिकाओं पे, लेकिन थोड़ा सा बहक गया हल्का सी इस पॉइंट पे। ग्रामर के इस टच को मैं बताने की कोशिश की है, अभी हल्के हल्के पॉइंट लेके चल रहा हूँ कि भी धीरे धीरे करके आप इस बैच में लोग जुड़ेंगे। और क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, मेरी बात आप तक पहुंचेगी और आप जरूर इस चीज का खैर मतलब करेंगे, मेरी पूरी उम्मीद है। और डेफिनेटली जो बेहतर है, जो सटीक है, जो सच है, वही आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि बड़े अच्छे से निबंधकार रहे फ्रांसिस बेकन, जिन्होंने बड़े अच्छे तरह ऑफ ट्रूथ, ऑफ रिवेंज, ऑफ मैरिज इन सिंगल लाइफ, बड़े अच्छे अच्छे एसेज लिखे हुए हैं। कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन में बड़े अच्छे अच्छे जो एग्जामिनेशंस हुए हैं, तो बड़े जो राइटर्स हैं उनके चीजें टच की जाती हैं। फ्रांसिस बेकन के एसेज को, काफी उनके निबंध को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंशन में टच किया गया है। कई जुडिशरी सब जहां कॉम्प्रिहेंशन आता है, बड़े पैसे जाते हैं, उस पर बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो उन पर भी चर्चा हम लोग, जैसे रेवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस विच मोर मैन नेचर रन्स टू, स्टडी सर फॉर डिलाइट, सर फॉर ऑर्नामेंट, सर फॉर एबिलिटी। अभी आप परेशान ना होइएगा, चूंकि सोचें कि वैसे इसे फ्लुएंटली में क्या बोलते चले जा रहा हूँ, सुनिए जरा, कोशिश करिए, लगिए, घबराइए मत उस चीज से। ओके, तो चर्चा हमारी जारी रहेगी। आज के लेक्चर को यहीं तक रख रहा हूँ, आप परेशान न होइएगा। आगे अगले लेक्चर में मैं आगे प्रोसीड करूंगा, इसमें ये डिक्लेरेटिव इज द राइट ऑप्शन होगा, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज किस पॉइंट पे। क्लियर? तो कल आपसे फिर हमारी आपकी भेंट होगी। आप तब तक अधिक से अधिक जोड़ने की कोशिश करिए। अभी मैं टॉपिक नहीं लेके चला हूँ, टॉपिक बस जल्दी ही एक दो लेक्चर में शुरू कर दूंगा। अभी केवल थोड़ा इंट्रोड्यूस आप हो जाइए इस तमाम चीजों से, कैसे अंग्रेजी की स्कूल में हमारे स्टूडेंट जो जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपसे। और तमाम इन चीजों से जो ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और आपकी बड़ी लंबी फहरिस्त है, आपके तमाम ऐसे स्टूडेंट होंगे। तो चैनल का माध्यम, जो हमारे इस चैनल से हमारी आपकी जो ये बुनियाद चल रही है, हमारा आपका जो संवाद चल रहा है, उसका मात्र उद्देश्य आप बेहतर तरीके से चीजें पहुंच जाए, कमाना उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसका पूरा ख्याल रखूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपका अगले अंक में मैं इंतजार करूंगा।